वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ सीजी ओपन स्कूल क्लास 12 अर्थशास्त्र पेपर का हल। तो इसमें मैं आपको अर्थशास्त्र पेपर का हल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पिछले वीडियो में मैंने हिंदी और अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो के लिए अभी लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके है ना, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का आ का मैं आपको दिया है। सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनकर लिखना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तीव्र औद्योगिक विकास, है ना। इसका सही उत्तर क्या आएगा? तीव्र औद्योगिक विकास आएगा। मतलब कि वहाँ पर औद्योगिक विकास की गति जो होती है वह धीमी होती है, तभी वह अल्प विकसित देश होते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड हमें दिया है, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं स्रोत व्यक्ति के पास उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करता है तो यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? तो यह विधि कहलाती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब कि वह खुद सामने खड़े होकर वह कर रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर वह जानकारी को प्राप्त कर रहा है, इसलिए विधि कहलाएगी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, वर्ग 20 से 25 का माध्य मूल्य होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, वर्ग 20 से 25 का माध्य मूल्य। तो देखिए 20 से 25 के बीच में कौन कौन संख्या आती है? 20 आती है, 21 आती है, 22 आती है, 23 आती है, 24 आती है और 25 आती है। तो देखिए इनके बीच में सबसे, है ना, इनके बीच की संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ से 3 अंक को हमने छोड़ दिए, यहाँ से 3 अंक छोड़ देते। तो देखिए क्या बचा? 22 और 23। 22 और 30 का मध्य क्या होता है? 22 और 23 का मध्य होता है 22.5। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी नंबर का 22.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर का हमें दिया है, जब एम पी पी शून्य होती तब टीआरपी क्या होती? तो देखिए इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, आने वाले वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसको देखिए पाँचवें नंबर का हमें दिया है, किस बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है? तो देखिए जो एकाधिकार बाजार होता है उसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, अन्य कोई विक्रेता नहीं होता है। इसका देखिए हमें खालिस्तान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो देखिए पहला में दिया है एचडीआई। एचडीआई का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एचडीआई का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप यहाँ पर खालिस्तान में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर हमें दिया है, अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा उन्नतोदर और उत्तल। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें दिया है, खालिस्तान प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है ना, उसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसमें आप खालिस्तान में लिखेंगे पूर्ण। चौथा नंबर है, संतुलन मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों क्या होती है? बराबर होते हैं। तो खालिस्तान में आप लिखेंगे बराबर। पांचवा हमें दिया, खालिस्तान को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो देखिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को कहते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमें एक शब्द दिया फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला में दिया, भारत में बेरोजगारी का कोई एक कारण लिखिए। तो इसका आंसर हम कोई भी एक कारण लिख देते रहे, तो हम लिख दे रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो आप पूरा लाइन बाई जमा के लिखिएगा, है ना, वाक्य जमा कर लिखिएगा। जैसे कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार से आप लिखेंगे। किस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। इन सभी को आप वाक्य के रूप में जमा कर लिखेंगे। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमें दिया है, औसत लागत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, है ना। तो औसत लागत बराबर इसका होता है कुल लागत बट्टे उत्पादन। चौथा, स्टॉक के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण आपको दिया हूँ, यदि किसी कंपनी के पास स्टॉक के 1000 शेयर बकाया है और एक व्यक्ति के पास 100 शेयर है, तो वह व्यक्ति कंपनी का 10% संपत्ति की कमाई का दावा करेगा। इस प्रकार से आप सेकेंड उदाहरण भी आप यहाँ पर बनाकर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप, है ना, कंपनी का नाम बदल, कंपनी को हटाकर कुछ और लिख दीजिएगा और इनकी संख्या आप चेंज करके यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख दीजिएगा। आखिरी हमें दिया है, एक अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध निर्यात कहलाता है। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सोल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।
एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न में हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए खंड और खंडवार दिया है। तो देखिए पहला दिया है मनरेगा। तो देखिए मनरेगा की सही जोड़ी किससे होगी? 100 दिन का रोजगार से होगी। पूर्ण प्रकाशित स्रोत है ना, पूर्व प्रकाशित स्रोत की सही जोड़ी क्या होगी? द्वितीयक आंकड़े है ना, मतलब कि द्वितीयक आंकड़े में पूर्व प्रकाशित स्रोत होते हैं। चाय कॉफी की सही जोड़ी होगी स्थानापन्न। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा होती है? उत्पादक द्वारा होती है। और बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के कहलाता है? जीडीपी कहलाती है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को मिलान कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्वितीयक आंकड़ों की प्राप्ति के स्रोत बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर लिखना है पूरा, इतना आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते जाइए, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते आइए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हम भारतीय कृषि की यहाँ पर 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। पहला खाद्यान्न की प्रधानता। देश की कृषि जो है खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। और दूसरी विशेषता फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर हेडिंग बनाकर यहाँ पर आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। फिर हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को विवेचना कीजिए। कि नहीं, आपको 3 केंद्रीय समस्या लिखनी है। तो देखिए 2 केंद्रीय समस्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 पॉइंट डालकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर को। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है आर्थिक समृद्धि की आपको से बताना। तो देखिए आर्थिक समृद्धि से मतलब किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्य रूप से यदि किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होना चाहिए, तभी हम उसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है मांग की लोच का सूत्र लिखिए। तो देखिए मांग की लोच का सूत्र आपको दिया है। मांग की लोच बराबर से होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे अन्य आर्थिक चर में आनुपातिक परिवर्तन। यह आपका मांग की लोच का सूत्र हो जाएगा। इस पर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपूर्ति फलन बताना। तो देखिए आपूर्ति फलन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा आंसर लिखना है ना, पूरा आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। फिर इसका देखिए आप इतने यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सूत्र तक यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पूर्ति का आपको मतलब बताना। तो देखिए प्रोफेसर बेनम के अनुसार पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय में बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पूर्ति की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। तो देखिए इसका आंसर में आप लिखेंगे पानी की मांग बेलोचदार इसलिए होती है क्योंकि कीमत परिवर्तन का पानी की मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो पानी की जो मांग होती है ना, जो पानी की कीमत होती है वह आप परिवर्तित होती है, पानी की कीमत बदलती नहीं है, बहुत कम बदलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पूर्ति के नियम की कोई 2 मान्यता आपको लिखना है ना। कोई भी आप 4 भी लिख सकते हैं, फिर 2 भी लिख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ तक आप देखिए आंसर लिख लीजिएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मांग अधिक से क्या अभिप्राय। तो देखिए मांग यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे मांग अधिक की एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको प्रश्न 12वां दिया है, उसका आंसर मुझे नहीं मिला है। बाकी सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए हैं किंतु 12वें प्रश्न का आंसर नहीं मिला है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो कवर करवा दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ आपको लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट दोहरे संयोग का अभाव और इस प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर काट छाट भी कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े डिटेल वाले जो पोर्शन है उसको आप छोटा करके भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका देखिए तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे मूल संचय का अभाव।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे, तीनों पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी 3 विशेषताएं आप लिख सकते हो। तो देखिए पहला व्यापक विश्लेषण और फिर आप डिटेल कर लेंगे, दूसरा परस्पर निर्भरता फिर आप उसकी डिटेल कर लेंगे, फिर तीसरा आय व रोजगार के सिद्धांत और फिर आप उसकी डिटेल कर लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चारों पॉइंटों को लिख लेना है और फिर आपको देखिए इस प्रकार का ग्राफ बनाना है। ये पहला ग्राफ हो गया आपका, फिर इस प्रकार से आपको दूसरा ग्राफ भी आपको बनाना है, क्रिएट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में आपको अंतर लिखना। तो देखिए यहाँ पर आपको डिटेल वाइज दिया गया है, तो आप इसे अंतर बनाकर किस लिखेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आपके लिखेंगे स्वायत्त निवेश और दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्रेरित निवेश। तो देखिए मान के चलिए आपका पहला पॉइंट क्या है, यह वह निवेश है जो उत्पत्ति आय है ना। तो आप पहले पॉइंट में आप इतना से लेकर इतना तक लिख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप प्रेरित निवेश में दूसरे कॉलम में इस प्रकार से अंतर लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर कॉलम बनाकर अंतर लिख लीजिएगा, या फिर चाहे तो आप डिटेल वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कॉलम बनाकर अंतर लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप तीसरे है ना जो आखिरी पॉइंट रहेगा आपको उदाहरण वाला रहेगा, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसको उदाहरण में आप कैसे लिखेंगे, जैसे इस प्रेरित निवेश वाले कॉलम में आप लिखेंगे जनसंख्या अनुसंधान है ना, इस प्रकार से इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, है ना। तो कॉलम बनाकर आप आंसर लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया है, हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे। पहली हेडिंग है संसाधनों का उचित आवंटन, उसकी ये आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, उसका ये डिटेल आप लिख लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट कारोबार की ग्रोथ, इस प्रकार से आप डिटेल लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप सभी हेडिंग के और डिटेल यहाँ पर आप आंसर डाल के लिखेंगे। 4 पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब देखिए आय विधि से आपको राष्ट्रीय गणना है ना, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसी होती है आपको वो बताना। तो देखिए यहाँ पर आय विधि आपको दी है, इससे हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं इसमें यह बताया गया है, तो आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। संबंध आपको बताना है एमपीएस तथा एमपीएस में। तो देखिए इस प्रकार से आप पूरा आंसर लिख लेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मुद्रा के आकस्मिक कार्य लिखना। तो देखिए हम यहाँ पर मुद्रा के आकस्मिक कार्य लिख रहे हैं। तो देखिए आप पहला पॉइंट डालेंगे साकाधार, फिर आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में आप डालेंगे आय के वितरण में सहायक, तो यहाँ पर आप डिटेल लिखेंगे। और तीसरे पॉइंट में डालेंगे पूंजी के सामान्य रूप का आधार, और यहाँ पर आप पूरी डिटेल लिख लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कि सांख्यिकीय अध्ययन के चरण को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर दिया है सांख्यिकीय अध्ययन के चरण, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप डालेंगे आंकड़े एकत्रित करना, और उसके आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। दूसरा आंकड़ों को संगठन, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। तीसरा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। चौथा आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल लिखेंगे। पाँचवा आंकड़ों का निर्वचन, और उसके आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इस प्रकार की सारणी दी गई है, उससे आपको बहुलक की गणना करनी है। तो देखिए सारणी में आपको पहला कॉलम दिया है मूल्य, वर्ग अंतराल आपको 10-10 का दिया है, और आवृत्ति आपको यहाँ पर दी है। तो देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सबसे अधिक आवृत्ति इसमें 12 है, और 12 में वर्ग कौन सा है, 20 से 30 वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक का सूत्र लगेगा। बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो देखिए यहाँ पर L1 यानी कि निम्न सीमा क्या है, यहाँ पर 12 की निम्न सीमा है 20, और यहाँ पर F1 का मान होगा 12,
F0 का मान होगा 4 और F2 का मान होगा 8 और I यानी कि अंतराल अंतराल यहाँ पर कितना है 10 का है। तो इस पर हम मान रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 20 धन 12 ऋण 4 बटे 2 गुणित 12 ऋण 4 ऋण 8 गुणित 10। तो देखिए यहाँ पर 20 धन 12 में से 4 गया बचा 8 है ना, 2 गुणित 12 24 ऋण ऋण 4 और ऋण 8 ऋण का 12 हो जाएगा गुणित 10। तो यहाँ पर 20 धन 8 बटे 24 में से 12 गए कितना बचेगा 12 बचेगा गुणित 10। तो यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में 20 धन 8 गुणित 10 कितना आएगा 80 बटे 12। तो यहाँ पर हम काटा पीटी कर देंगे तो कितना आएगा 20 धन 20 बटे 3। यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 3। यहाँ पर देखिए बटे में 1 है तो 1 का 3 में 1 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा 20 से तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा वर्धन है ना। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा होगा 20 से, ऊपर के 20 से। तो देखिए यहाँ पर 20 का 20 आएगा तो 60 धन 20 कितना आएगा 80, 80 बटे 3। और जब हम 80 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 26.66। तो मतलब कि यहाँ पर बहुलक ये निकल कर आ चुका है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आप पूरा लिख सकते हैं, फिर काट छाट करके लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि बड़े अंक का क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला पॉइंट जीवन निर्भर लागत निर्देशांक, इसका आप यहाँ पर डिटेल लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट मुद्रा के मूल्य के माप, फिर उसकी डिटेल। तीसरा पॉइंट व्यापारी के लिए उपयोगी, उसकी डिटेल। चौथा उत्पादन संबंधी जानकारी, उसकी डिटेल। और पांचवा विदेशी व्यापार नीति में सहायक और उसकी डिटेल। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे अर्थशास्त्र के मैंने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। केवल 12 प्रश्न रह गया है, उसका मैं आपको अगले वीडियो में सोल्यूशन बता दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।